हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को अपनी कोई क्लासेस नहीं होती है। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हम 4-5 दिनों में पढ़े रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि सैटरडे और संडे रिवीजन डे होता है, ठीक है। इसलिए ये आप जितना एक सप्ताह में पढ़ो उसको आप अच्छे से रिवाइज करो ताकि सारी बातें समझ में आए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक पे, क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि यदि हमको यही नहीं पता होगा कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर ऐसे में फालतू का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कि आप लोग सभी लोग जितने भी पढ़ रहे हो, मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो, ठीक है, उस टॉपिक से उसके मतलब कि 3-4 साल, 5 साल, 10 साल के क्वेश्चन जरूर उठा के देखो क्या ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। हाँ, आपको इतना आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उस टॉपिक से आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप कंफर्टेबल रहोगे। जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तो क्वेश्चन देख के आप हेजिटेट नहीं होगे और बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे लोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, ये आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। बात करें अब हम, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई है, ठीक है। ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन है। हमने पॉलिटी अभी स्टार्ट की है तो उसके जो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड था, मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो 1773 से लेके 1947 तक का जितना भी है, जितने भी उसमें एक्ट आते हैं उन सभी को हमने देखा है। तो अभी कुछ ही एक्ट हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को भी कोशिश करना है कि जिनसे भी बने तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देना कि कितने बने हैं। सो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन देखा कि निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई है, ठीक है। तो इसमें से मार्ले मिंटो सुधार मतलब कि किस अधिनियम को बोला जाता था, तो जो 1909 में भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है। मीन्स कि भारत परिषद अधिनियम 3 आते हैं। एक 1861 में आता है, 1892 में, 1909 में एक आता है, ठीक है। तो ये तीनों ही भारत परिषद अधिनियम है, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट है। तो इनमें से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी, जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई है। तो उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, और तीसरा है कि परिषदों के आकार का विस्तार, और चौथा है कि राजस्व का विस्तार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व, परिषदों के आकार का विस्तार की मांग की गई थी। मतलब जो उदारवादी थे उनके द्वारा जो मांग की गई थी, तो मार्ले मिंटो सुधार में इसको परिषदों के आकार के विस्तार को स्वीकार किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना, ये पूछा कब गया IAS प्री के 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। आपके पास पूरा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक आती है पूरी, ठीक है, उसको आप खरीद के रख लो यदि ना हो तो, और उससे आप लोग सॉल्व किया करो। तो यहाँ पे क्या बात की गई कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें 3 गलत है, एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो जो भी इसके पहले की वीडियो देखा होगा उससे बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ए में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उत्तरदायी शासन, ठीक है। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, और तीसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे भी मांटेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से 1919 के एक्ट को जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। इसमें क्या बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राज्यों में द्वैध शासन, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पता चल गया कि जो राज्यों में द्वैध शासन था वो 1919 में आया,
और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता आई थी। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1892 का निर्वाचन का सिद्धांत। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम आता है 1892 का, उसमें निर्वाचन सिद्धांत जो है तो इसमें सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था? तो इसमें से क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ताज ने, ठीक है, यानी कि पहले कंपनी का शासन था भारत में, फिर उसके बाद क्या आता है, मतलब महारानी विक्टोरिया जो भारत का शासन था, कंपनी का शासन था, तो वो भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लेती है। तो इसमें से कौन सा अधिनियम था? पहला है कि 1853 का अधिनियम, दूसरा है कि 1773 के अधिनियम द्वारा, तीसरा है कि 1858 के अधिनियम द्वारा, और चौथा है कि 1861 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1773 से 1853 तक किसका शासन रहता है? कंपनी का शासन रहता है। ठीक है, देन उसके बाद 1858 से किसका शासन होता है? 1858 से 1947 तक विक्टोरिया का मतलब ताज का शासन रहता है। ठीक है, तो भारत में ताज का शासन रहता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम से। और ये हम जो क्लासेज थी उनमें हम कई बार बताए हैं कि ये बात आप याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यानी कि ब्रिटिश का कंपनी का शासन कब तक था और ताज का शासन कब से कब तक था। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा कब कब गया था? तो उत्तराखंड मतलब PCS में पूछा गया था 2007 में। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कौन से एक्ट को कहा जाता है, इसमें पूछा गया है। तो इसका पहला था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813 और महारानी की घोषणा 1858। तो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? 1858 को। ठीक है, 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि जितने भी भारत के जो भी राजा महाराजा हैं वो क्या करेंगे कि मतलब उनको खुली छूट दी गई थी कि उन पे कोई दबाव नहीं बनाएगा, उनको कोई परेशान नहीं करेगा, वो अपने स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ठीक है, उसमें से जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी उसका वाचन करके सुनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई थी कि क्या प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे माना जाता है? तो महारानी की घोषणा 1858 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? तो ये क्वेश्चन भी 2007 का है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसमें से पहला है पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या था कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, तो इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो इम्पे थे, इसका भी आपको ध्यान रखना, कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे और 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो वो कोलकाता में की गई थी। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS 2010 में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतवासी जो थे तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने को संभव बनाया था? तो पहला है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ हिस्सा लेने के लिए इनको मतलब संभव बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन UPPSC 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया था? 1919 का भारत परिषद अधिनियम, और 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय कौंसिल अधिनियम या कि भारत परिषद अधिनियम, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम तथा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जो था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब पूछा गया था? MPPSC 2017। ठीक है, प्रीवियस मतलब कि प्री के पेपर में पूछा गया था, MPPSC के प्री के पेपर में 2017 में पूछा गया था। देन उसके बाद है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। जो ब्रिटिश मिशनरी थे उनको भारत में बसने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो पहला है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, दूसरा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और तीसरा है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, और चौथा है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? उत्तराखंड PCS प्री में 2005 का क्वेश्चन है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो इसका ये UPPCS का क्वेश्चन है, GS मेंस सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन है, और 2009 में पूछा गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ए में है चार्टर अधिनियम 1813, वुड्स डिस्पैच अधिनियम, मतलब जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में, और चार्टर अधिनियम 1853, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, उसमें क्या किया गया था कि शिक्षा के लिए भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का मतलब 1 लाख रुपए दिए गए थे। तो किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर एक्ट, मतलब जो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिए गए थे। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो इसमें कौन सा है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट था, और 1833 का चार्टर एक्ट, और 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सके? ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था? दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी जितने भी काम थे तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, तो इसी एक्ट के तहत इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, ताकि ये नियंत्रण रख सके, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो कॉमर्शियल जितनी भी क्रिया विधियाँ थी, व्यापारिक जो भी क्रियाकलाप थे उनका ध्यान रखते थे। ठीक है, तो इसमें से इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की इसी एक्ट के तहत स्थापना की गई थी। देन उसके बाद तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन पूछा कब गया है? तो IAS प्री में पूछा गया है 1995 में, और UPPCS 2002 में पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने
तो इसमें से पहला है कि विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। ठीक है, जो रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम क्या था कि विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। एक एक शब्द पे आप ध्यान देना कि ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। विधि निर्माण का केंद्रीयकरण किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कि ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने देखा कि 1774 में क्या हुआ था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यहाँ पे ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया था। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम था। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? IAS प्री का है, UPSC मतलब IAS प्री का 1993 का क्वेश्चन है। देन अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ठीक है, तो यहाँ पे खैर ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि एक्ट से हटके क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पॉलिटी से हटके नहीं, एक्ट से हटके हैं। तो इसमें क्या बात की गई है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है मध्य प्रांत, दूसरा स्टेटमेंट है उड़ीसा, तीसरा है बंगाल, चौथा है पंजाब। इनमें से हमको क्या बात करनी कि निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए में है 3 और 4, बी में है 1 और 2 और सी में है 2 और 3 तथा डी में है 1 और 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए 3 और 4। यानी कि इसमें से कौन कौन से थे? बंगाल था और पंजाब था। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई थी? नहीं था। मतलब कि इनमें कौन से कथन पे विचार करना था? ये जितने कथन दिए हुए थे कि उन प्रांतों को पहचानना था जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो कौन कौन से थे? बंगाल था और पंजाब था, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था 1937 में। ठीक है, तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन UPRO या ARO प्री के 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहे आज के जितने भी 10-12 क्वेश्चन हैं, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन। सो आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सबका आंसर आपसे भी इनके आंसर बन गया होगा जो भी रेगुलर क्लास लिया होगा। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।